गुड आफ्टरनून एवरीवन। माय नेम इज डॉक्टर ऐश्वर्या और आज मैं आपकी होस्ट हूँ। जैसे कि आज हमारे वेबिनार का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है और उसका कनेक्शन डायरेक्टली हमारे हार्ट से है। तो आइए जानते हैं इस वेबिनार में कि क्या होता है एग्जैक्टली पंपिंग पावर ऑफ द हार्ट और ये क्यों वीक होने लगता है, मतलब क्यों कम होने लगता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मतलब हम इसे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और इसके लिए ही मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे माधव बाग के एक्सपर्ट डॉक्टर डॉक्टर प्रवीण सर, जो कि हमारे माधव बाग में पिछले 18 सालों से है और आज तक उन्होंने 10,000 से भी ज्यादा हार्ट के पेशेंट्स को ट्रीट किया है। लेकिन वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको पूछना चाहूंगी कि कितने लोगों को पता है कि उनके हार्ट का पंपिंग पावर कितना है। अगर आपको पता है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो आपका हार्ट का पंपिंग पावर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओवर टू यू प्रवीण सर। गुड आफ्टरनून प्रवीण सर। यस, वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एवरीवन। पंपिंग पावर ऑफ हार्ट। हार्ट की जब जब बात होती है, हृदय की जब जब बात होती है, तो डेफिनेटली ये सीरियस नोट पे बहुत बार जितने भी पेशेंट्स मैंने देखे हैं, या हार्ट के रिलेटेड कोई भी, जैसे एक सिंपल जांच है कोलेस्ट्रॉल की लिपिड प्रोफाइल, राइट? तो लिपिड प्रोफाइल भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तब कहीं ना कहीं ये अभी मुझे हार्ट का प्रॉब्लम शुरू हो गया है, या फिर हार्ट की बीमारी आगे आने वाले समय में आने वाली है। तो जब जब खुद के हृदय का जिक्र जहां जहां पे आता है, वहां वहां पे हमारे एंटीनाज खड़े हो जाते हैं, हम अलर्ट हो जाते हैं, हम कॉन्शियस हो जाते हैं, और उस बीमारी से बाहर निकलने के लिए अलग अलग प्रयास करने लगते हैं। तो आज का एक अहम टॉपिक, जिसमें हृदय की पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, और ये पंपिंग कैपेसिटी किस प्रकार से कम होती है, उसको कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या है, और इसके बढ़ाने के लिए क्या आयुर्वेदा हमारी मदद कर सकता है क्या, इसके रिगार्डिंग आने वाले 20-25 मिनट में मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। जो भी आपके सवाल है वो तुरंत चैट बॉक्स में डाल सकते हो, या फिर एंड ऑफ द सेशन डॉक्टर ऐश्वर्या मैडम हमें हेल्प करेगी वो सवाल को आंसर करने के लिए, मैं उनको गाइड करूंगा। तो डेफिनेटली आपके मन में जो कुछ सवाल है वो आप पूछ सकते हो। ये सेशन में खत्म होने तक जिन जिन पेशेंट्स की पंपिंग कैपेसिटी कम है या पंपिंग पावर बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए डेफिनेटली एक आई ओपनर सेशन ये बनने वाला है। तो जुड़े रहिए इस सेशन में आगे। इस सेशन का बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से आपसे बात करने वाला हूं, ताकि समझने में ये जो विषय है वो समझने में आपको आसानी हो। तो चलो बढ़ते हैं, मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मेरा ऑन करता हूं, ताकि आपको चीजें समझना आसान हो जाए, राइट? आई होप मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है, ऐश्वर्या यस। मैडम? यस सर। यस। जब हम हार्ट पंपिंग की बात करते हैं, तो डेफिनेटली सबसे पहले हमें समझना है कि ये नॉर्मली हार्ट काम कैसे करता है, पंपिंग कैसे करता है, और उसके बाद हम उसके प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ये समझने के लिए एक छोटा सा वीडियो यहाँ पे मैं प्ले कर रहा हूँ, वो वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो से आपको पता चलेगा नॉर्मली हार्ट का पंपिंग किस प्रकार से होता है। ये वीडियो में एनिमेटेड वीडियो है, एक ब्लू कलर और रेड कलर, और ये चार कंपार्टमेंट्स आपको दिख रहे हैं। ये चार कंपार्टमेंट्स के माध्यम से ब्लड फ्लो होता है हार्ट में। अभी आप इमेज में देख सकते हो, ब्लू साइड का जो अपर चेम्बर है, यहां से शरीर से जो डीऑक्सीजनेटेड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन कम है, ऐसे खून यहाँ पे आता है। फिर ये ब्लूस के नीचे वाले चेम्बर में आता है। फिर जो एरो देख रहे हो, यहां से वो लंग्स के पास जाता है फॉर द ऑक्सीजनेशन। फिर लंग्स से जो ऑक्सीजन मिश्रित, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो लेफ्ट साइड के अपर चेम्बर में आता है, जो यहाँ पे दिख रहा है। और फिर अपर चेम्बर से लेफ्ट साइड के ये चेम्बर से आता है, और ये जो लेफ्ट साइड का जो चेम्बर है वो पूरे बॉडी को खून तेजी से फेंकता है, और इस प्रकार से हृदय का काम हमारे शरीर में हो रहा है, राइट? इसको और बेहतर समझाने के लिए थोड़ा सा मैं मेरे
स्क्रीन को हटा रहा हूं, ये हृदय है, राइट। और हृदय को अगर हम खोल के देखें तो ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। ये लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है जहां पे खून यहां से, ये रेड रेड जो पाइप दिख रही है, यहां से ये पूरे शरीर को फेंका जाता है। ये जो लेफ्ट चेम्बर प्रेशर अप्लाई करता है, जोर अप्लाई करता है, जोर लगाता है, जिसकी बदौलत यहाँ का खून पूरे शरीर में दौड़ना है। किस स्पीड से दौड़ना चाहिए? वो सिर के बालों तक भी पहुंचना चाहिए और पैर के नाखून तक भी पहुंचना चाहिए। ये स्पीड से ये हृदय हमारे शरीर में खून फेंकते रहता है हर मिनट में। हर मिनट में वो 5 लीटर खून बाहर फेंक रहा है। इसकी अगर पावर की अगर जानकारी आपको दूं, ये कितनी तेजी से खून फेंकता है, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल हमेशा मेरे सेशन में देता हूं। इस हृदय को अगर मोटर की तरह 10 मंजिली इमारती के नीचे बिठाया जाए, तो 10 मंजिली इमारती के ऊपर की टंकी जो रहती है, वाटर टैंक, वो फील कर सकता है। इतना पावर ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में रहता है, जिसको लेफ्ट वेंट्रिकल भी कहते हैं। और इसको ही हम कहते हैं पंपिंग पावर ऑफ हार्ट। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें ये पंपिंग पावर कम होती है और आने वाले समय में उस पेशेंट को दिक्कत आना शुरू हो जाता है। आज हम इसी विषय में बात करने वाले हैं। इस पंपिंग पावर को किस प्रकार से इंप्रूव किया जा सकता है, किस प्रकार से हम आयुर्वेदा की मदद से इस पंपिंग पावर को इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलो आइए वापस हम हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आते हैं, जिसमें आपने ये देखा कि नॉर्मली हार्ट किस प्रकार से पंपिंग करता है, राइट। अभी ये पंपिंग पावर जब कम होती है, तब बहुत बार अलग अलग सिम्टम्स आपको महसूस हो सकते हैं। कुछ लोग आज ऐसे जुड़े हैं जिनको मालूम है खुद के हार्ट की पंपिंग पावर कम है। शायद ऐसे लोग भी हैं जिनको मालूम नहीं है कि पंपिंग पावर क्या है। उनमें अगर इनमें से कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो चांसेस है पंपिंग पावर कम हो सकती है। जैसे मैंने अभी मेरे सेशन में कहा कि हृदय का लेफ्ट साइड का जो चेंबर है, वो जोर से पूरा खून शरीर में फेंकता है। ये जोर जब कम हो जाता है, ये पंपिंग पावर जब कम हो जाती है, तो अलग अलग सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जैसे पहला सिम्टम है फटीग, थकान महसूस होना। बट ऑब्वियस नॉर्मल है, जब मेरे शरीर के अलग अलग ऑर्गन को खून का सप्लाई जिस तेजी से मिलना चाहिए, उस तेजी से अगर नहीं मिल रहा है, तो फटीग आएगा। काम करने के बाद थकान महसूस होगी, काम न करने की इच्छा रहेगी। ये सिम्टम्स इनमें बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। दूसरा एक अहम सिम्टम है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब चलते वक्त, सीढ़ियां चढ़ते वक्त सांस फूलना। ये सिम्टम मेजॉरिटी हार्ट फेल्यूर, मतलब हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी जिनमें कम है, उनमें दिखाई देता है। अगला सिम्टम है हार्ट पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन मतलब क्या है? खुद के हार्ट की धड़कन खुद को सुनाई देना या फिर महसूस होना। अभी मैं बात कर रहा हूं, आप मेरी बात सुन रहे हो, आपके हार्ट जो बीट कर रहा है, वो अभी आपको महसूस शायद नहीं होता होगा। इसका मतलब आपको हार्ट के पाल्पिटेशंस नहीं है। अगर आपको महसूस हो रहा है, तो ये सिम्टम आपको है शायद हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी जांचने की आवश्यकता यहां पे हो सकती है। उसके बाद है नौशिया। नौशिया मतलब खाने के प्रति इच्छा न होना, या फिर खाना जैसे देखते हैं तो जी मचलाना। इस प्रकार से सिम्टम्स हो सकते हैं, राइट। ये किस कारण आता है? जैसे मैंने बोला, हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी जब कम हुआ है, तो डेफिनेटली डाइजेशन या जो खाना हजम करने के लिए जो जो ऑर्गन शरीर में काम करने वाले हैं, उनको मिलने वाला खून का सप्लाई भी कम होने लगता है। खून की खून की कैपेसिटी कम होनी शुरू हो जाती है, तो डेफिनेटली ये सारे सिम्टम्स आएंगे। अगला सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वेलिंग ऑन फीट, पैरों पे सूजन निर्माण होना। इसके लिए ये क्यों होता है ये मैं बताऊंगा आपको। उसके पहले एक छोटा सा एक्सरसाइज इसमें लाइव सेशन में भी आप कर सकते हो। जैसे आपके पैर की घुटनों के नीचे, जो टिबिया जिसको हम बोलते हैं, पैर का जो पोर्शन है घुटने के नीचे, वहां पे एक बोनी पोर्शन है।
एक हड्डी है, उस हड्डी के ऊपर आपको 15 सेकंड जोर से दबाना है। मैं अब जैसे मैं बताता हूं, आप पैरेलली ये एक्टिविटी कर सकते हो। ये जोर से 15 सेकंड दबा के रखना है और फिर छोड़ देना है। छोड़ने के बाद अगर जहां पे दबाया है वहां पे आप अगर उंगलियों से फील करोगे और वहां पे गड्ढा दिखा, वहां पे पीटिंगनेस दिखा, तो डेफिनेटली आपके पैर पे सूजन है, और ये सूजन कमजोर हार्ट के कारण हो सकती है। तो स्वेलिंग ऑन फीट, बहुत बार हमें मालूम ही नहीं होता पैरों पे सूजन है, और ऐसे ही हम कई महीने कई साल गुजारते हैं, खुद के शरीर को प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। तो स्वेलिंग ऑन फीट ये क्यों आता है? अभी हमने जैसे बात की, हार्ट हाँ में जी। पंपिंग ही कम हुआ है, ये नीचे डॉक्टर बैठते हैं। पंपिंग कैपेसिटी ही कम हुई है। एक कोई तो बात कर रहा है। सेटिंग में जाके मैडम थोड़ा सा चेंज करो ताकि कोई अनम्यूट नहीं कर पाए। ओके। तो ये पैरों पे सूजन क्यों आता है? अभी हार्ट के पास इतना पावर ही नहीं है, उसका पावर कम हुआ है, और जो हार्ट खून भेज रहा है वो पैरों तक तो जा रहा है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। पैरों से वापस वो हार्ट में आना चाहिए, उतना जोर अभी आपके हार्ट ने अगर लगाया नहीं है, क्योंकि उसकी पंपिंग पावर ही कम हुई है। तो ये जो खून जो पैरों तक गया है, वहीं पे उसका स्पीड कम हो जाएगा, और जैसे स्पीड कम हो जाएगा वहां पे स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगा। तो पैरों पे सूजन है, इसका डायरेक्ट रिलेशन है कहीं ना कहीं हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी कम होना शुरू हो चुका है। उसके बाद का सिम्टम जो फुलनेस, ब्लोटिंग, गैसेस, जैसे मैंने कहा, ये डाइजेशन रिलेटेड इशू भी डेवलप हो सकते हैं। रिड्यूस एबिलिटी टू एक्सरसाइज, काम करने की क्षमता कम होती रहती है जब पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। इसके बारे में मैं आपको और जानकारी देना चाहता हूं। हम हमारे हर एक के हार्ट के पास दो कैपेसिटी होती है, एक जो रूटीन हम काम करते हैं वो ताकत, और दूसरी जो एक्सट्रीम लेवल पर जब हमें काम करना है वो ताकत। इसका मैं और एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। जैसे अभी हर एक के बिल्डिंग में लिफ्ट है, कहीं पे अभी हम सीढ़ियां चढ़ते वक्त बहुत कम बार चलते हैं या हमें चढ़ना पड़ता है। तो हमारे पास जो कैपेसिटी है, हायर कैपेसिटी, हम 5 6 फ्लोर तक आसानी से सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। दिस इज अ हायर कैपेसिटी ऑफ योर हार्ट, राइट। और लोअर कैपेसिटी क्या है? एक दो स्टेयर केस तो आराम से हमें जैसे रूटीन में चढ़ाई आई ढलान आई वहां पे हम चल सकते हैं। बहुत बार रूटीन में हमें नॉर्मल लेवल का ही एक्सरसाइज करते रहते हैं, तो ये हायर लेवल की हमारी कैपेसिटी कम हुई है, ये हमें पता ही नहीं चलता। और कभी कभी जब हमें जोर लगा के कुछ एक्टिविटी करनी पड़ी हो, दौड़ना पड़ा हो, सीढ़ियां 3 से 4 सीढ़ियां चढ़नी पड़ी हो, तब हमें महसूस होता है कि यस, अभी बोलने में, बात करने में, सीढ़ियां चढ़ने के बाद मेरी सांस फूल रही है, मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा हूं, तो ये लक्षण हो सकता है हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम होने का। और उसके बाद का है कंफ्यूजन और वीकनेस। यस, डेफिनेटली कंफ्यूजन जो है वो ब्रेन में ब्लड सप्लाई जो पंपिंग ही कम है, तो ब्रेन को मिलने वाला ब्लड सप्लाई अगर प्रॉब्लम में है, तो डेफिनेटली ये इस प्रकार से कंफ्यूजन, मतलब बहुत बार मेरे ओपीडी में जो पेशेंट आते हैं वो ऐसे बोलते हैं कि मैं भूल जाता हूँ मैं किस चीज के लिए, जैसे हम हॉल में बैठे और बेडरूम में गए, कुछ तो ढूंढने के लिए गए रहते हैं, लेकिन बेडरूम में पहुंचने के बाद अरे मैं क्या ढूंढने के लिए आया था, या मैं क्या काम करने के लिए आया था। इस प्रकार का कंफ्यूजन बहुत बार ऐसे पेशेंट में दिखाई दे सकता है। तो ये अगर सिम्टम्स है आपको, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हार्ट के बारे में जांच करने की आवश्यकता है, और चेक करने की आवश्यकता है कि क्या मेरे हृदय की पंपिंग कैपेसिटी कितनी है। तो आपको मालूम है क्या, फिलहाल जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, आपको मालूम है क्या आपके खुद के हृदय की, हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी क्या है? और ये अगर जानना है तो सिंपल सिंपल स्टेप्स है जिससे आप जान सकते हो। एकदम सिंपल स्टेप्स है। आपको आधा घंटे में 2.5 किलोमीटर वॉक करने को आ रहा है। आप इजीली वॉकिंग या जॉगिंग कर सकते हो। 2.5 किलोमीटर जॉगिंग करने, वॉकिंग करने के बाद आपको उतनी ज्यादा सांस नहीं फूल रही है, चेस्ट में भारीपन नहीं महसूस हो रहा है, आपके आपको पाल्पिटेशन भी महसूस नहीं हो रहा है, तो
आपकी पंपिंग कैपेसिटी बढ़िया है। आपके पैरों पे सूजन नहीं आ रही है तो आपकी पंपिंग कैपेसिटी बढ़िया है। लेकिन चलते वक्त सांस फूलना, चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट हेवीनेस ऐसे सिम्टम्स है, पैरेलली पैरों पे सूजन है, तो यस, पंपिंग कैपेसिटी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में गई है, ऐसे हो सकता है। और ये जांचना है तो डेफिनेटली कुछ बेसिक जांचें जो है जो आपको हेल्प करेगी। बहुत बार जिनको मालूम है ऑलरेडी लो ईएफ या लो पंपिंग का प्रॉब्लम है, उन्होंने ऑलरेडी उनका टूडी को किया होगा। टूडी को में क्लियर कट पता चलता है हृदय का पंपिंग कैपेसिटी क्या है, राइट। जो आपके पास अगर टूडी को का रिपोर्ट है, रिपोर्ट ओपन करके देखोगे तो वहां पे ईएफ या फिर इजेक्शन फ्रैक्शन नाम से ये टर्म लिखा होता है, और उसके सामने परसेंटेज में कुछ वैल्यू आती है, दैट इज योर हार्ट पंपिंग कैपेसिटी। और इसके साथ साथ कुछ और जांचें हैं, खून की जांचें हैं, जैसे एंटी प्रो बीएनपी नाम का एक ब्लड टेस्ट होता है, जिससे अभी हम पता कर सकते हैं कि हृदय की पंपिंग कैपेसिटी या हृदय कितना स्ट्रांगली काम कर रहा है। तो ये दो जांचें आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी इस प्रॉब्लम को या आपके हृदय की पंपिंग कैपेसिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए। अभी समझ लेते हैं ये पंपिंग कैपेसिटी एक्चुअली कम क्यों होती है। क्योंकि बहुत बार जब बहुत सारे पेशेंट के मन में ये हमेशा सवाल होता है, क्योंकि उनकी जर्नी ऐसी है, कुछ तकलीफें हुई, डॉक्टर ने टूडी को एडवाइस किया, और टूडी को के बाद उनको पता चला कि पंपिंग कैपेसिटी मेरी कम हुई है, और ये बढ़ाने के लिए ऐसे कुछ गोली है नहीं या ऐसे कुछ ऑपरेशन है नहीं कि वो ऑपरेट कर दिया और पंपिंग कैपेसिटी बढ़ गई। तो हमेशा पेशेंट के मन में ये सवाल आता है ये हुआ क्यों, राइट। तो उसके बेसिकली 5 कारण हो सकते हैं। सबसे अहम कारण है हार्ट अटैक। अब ये हार्ट अटैक मतलब क्या है, जैसे मैं वापस ये मेरे पिक्चर के या वीडियो में देख सकते हो, ये हार्ट है, और ये हार्ट के ऊपर अलग अलग ब्लड वेसल्स है, राइट। इस ब्लड वेसल में अगर ब्लड क्लॉट बन जाता है, खून का थक्का बन जाता है, तो आगे होने वाला ब्लड का सप्लाई, वो पाइपलाइन कंप्लीटली चोकअप हो गई, और चोकअप होने के कारण आगे खून का सप्लाई नहीं जाएगा। आगे खून का सप्लाई नहीं गया तो हार्ट का पर्टिकुलर पार्ट, उसके मसल्स डेड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने हार्ट का एक पार्ट निकाला, इसका आधा पार्ट अगर डेड हो गया तो डेफिनेटली पंपिंग जो एक्शन होने वाली है, हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होने वाला है, उसमें हार्ट पूरी तरीके से जोर नहीं लगा सकता, और पंपिंग कैपेसिटी उस आदमी की कम हो जाती है। तो 90% टाइम्स हार्ट अटैक के बाद जो टूडी को होता है, उसमें आपने ये महसूस किया होगा पंपिंग कैपेसिटी कम हुई है। अभी कम हुई है तो नॉर्मल कितनी होती है, ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत सारे पेशेंट के दिमाग में होता है। पंपिंग पावर कभी भी 100% किसी की भी नहीं होती है, ये बात पहली जान लो। नॉर्मल पंपिंग पावर क्या है, 60 to 65% इज अ नॉर्मल पंपिंग पावर ऑफ योर हार्ट, राइट। और कम हुई है हम कब बोलते हैं, जब पंपिंग पावर, इजेक्शन फ्रैक्शन जिसको हम कहते हैं, 40% से नीचे आना जब शुरू हो जाता है, तब इजेक्शन फ्रैक्शन कम हुआ है, पंपिंग पावर कम हो रही है, ऐसे हम डॉक्टर लोग बोलना शुरू कर देते हैं। अगर ये पंपिंग पावर 20 से नीचे आ गई है तो पेशेंट क्रिटिकल जोन में आ जाता है। अभी हमें फास्ट कुछ एक्शन करनी होती है उस पंपिंग पावर को बढ़ाने के लिए। तो अभी पहला रीजन हमने देखा हार्ट अटैक। सेकेंड रीजन है वीकनेस ऑफ हार्ट मसल। बहुत बार कुछ अलग अलग फैक्टर्स है, इतना डीप हम आज के सेशन में हम नहीं जाएंगे, लेकिन हृदय के जो मसल्स है, हार्ट के जो मसल्स है, वो किसी किसी कारणवश वीक हो गए, और उनमें जो ताकत होनी चाहिए वो उतनी ताकत नहीं रही, तो डेफिनेटली वो कम जोर लगाएंगे और हार्ट से बाहर खून कम ताकत से जाएगा, तो डेफिनेटली पंपिंग कैपेसिटी उस समय में हार्ट की कम होगी। तीसरा अहम फैक्टर है हाई बीपी। हाई बीपी मतलब क्या है, जिन जिन लोगों में 140 150 के ऊपर अगर बीपी हमेशा रहता है, तो डेफिनेटली
उस समय पे हार्ट को पाइपलाइन से खून भेजने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा जोर से काम करना पड़ता है। और ये ज्यादा काम कर करके हार्ट की ताकत कम हो जाती है, वो थक जाता है, हार्ट की साइज बढ़ती है, और डेफिनेटली यहाँ पे वो पेशेंट जो है वो प्रॉब्लम में चला जाना शुरू हो जाता है, उसकी पंपिंग कैपेसिटी कम होना दिखाई देता है। तीसरा है डायबिटीज, सॉरी चौथा है डायबिटीज। डायबिटीज में जैसे शक्कर शरीर में बढ़ना शुरू हो जाता है, उस शक्कर से ब्लड जो है वो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है, ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ती है, ब्लड हेवी बन जाता है, और ऐसा हेवी ब्लड एक एक पाइपलाइन से घुमाने के लिए हार्ट के ऊपर लोड आना शुरू हो जाता है, उसका वर्कलोड बढ़ता है, और ऐसे समय में कुछ डायबिटिक पेशेंट में हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी, एनटी प्रो बीएनपी बढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने देखे हैं। और लास्ट है ओबेसिटी, जिन जिन में जरूरत से ज्यादा वजन है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हार्ट पे आप लोड बढ़ा रहे हो, क्योंकि 1 किलो वजन अगर आपके पास ज्यादा है तो 1.5 किलोमीटर की पाइपलाइन उस वजन को जिंदा रखने के लिए, खून सप्लाई करने के लिए आपने बढ़ा के ली है। तो किसी पेशेंट में अगर 10 किलो का वजन ज्यादा है तो 15 किलोमीटर की एक्स्ट्रा की पाइपलाइन आपके शरीर में बढ़ गई है, और उससे खून भेजने के लिए हार्ट के ऊपर एक्स्ट्रा का लोड आ रहा है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो इजेक्शन फ्रैक्शन कम करने में, पंपिंग कैपेसिटी कम करने में कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। अभी हमें पता चला कि किस प्रकार से इजेक्शन फ्रैक्शन कम होता है, क्या इंपैक्ट होता है, कौन से फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं। ये इजेक्शन फ्रैक्शन लो अगर रहा बॉडी में तो नुकसान क्या है? बहुत बार लोगों रहते ठीक है ना, 40 तो है, 30 तो है, 20 है, मुझे कुछ सिम्टम्स या मुझे कुछ तकलीफ नहीं हो रही है तो ऐसे ही चलने दूं क्या? तो नहीं, क्योंकि रिसर्च ये कहता है कि इजेक्शन फ्रैक्शन अगर आपका 40 से कम है, 40 से कम है, तो डेथ रेट जो है अगले 3 साल में 20 से 30% बढ़ जाता। अगर आपका इजेक्शन फ्रैक्शन 15% से कम है तो डेथ रेट जो है वो 51% तक बढ़ जाता है। तो इसका मतलब जितना कम पंपिंग कैपेसिटी, उतना हमें इमरजेंसीज, हॉस्पिटलाइजेशन या फिर डेथ की संभावना बढ़ने के चांसेस रहते हैं, राइट? तो यहां पे हमें इस पंपिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयास करने चाहिए, और ये ट्रस्ट मी, आयुर्वेदा की मदद से डेफिनेटली आप आपकी पंपिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। वो कैसे बढ़ानी है, क्या बढ़ानी है, मैं आगे वाले सेशन में आपको बताने वाला हूं। तो ये लो ईएफ का इम्पैक्ट जो है वो बॉडी पे बहुत बुरा होता है, अलग अलग सिम्टम्स दिखाई देते हैं, और ये कैपेसिटी बढ़ाने के पीछे हमारे कदम होने चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में ये बड़ी बड़ी इमरजेंसी हमारे लिए क्रिएट कर सकता है। तो ये लो ईएफ रहने के पीछे का प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है, अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम करने जाए तो ये पंपिंग कैपेसिटी कम होने के पीछे का पहला रीजन है वीक हार्ट मसल। हार्ट मसल में कमजोरी के कारण हमें लो ईएफ का सामना करना पड़ता है, हमारे हार्ट की ताकत कम हो जाती है। दूसरा रीजन है फ्यूल ओवरलोड। जरूरत से ज्यादा हम पानी पी रहे हैं, जरूरत से ज्यादा हम खुद को हाइड्रेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ऐसे लो ईएफ के कंडीशन में शरीर में पानी की मात्रा बढ़ती है, पैरों में सूजन आता है, फेफड़ों में भी सूजन बहुत बार आता है, फेफड़ों में पानी जमा होना शुरू हो जाता है, खांसी ये पेशेंट में दिखाई देती है, पेट में पानी जमना शुरू हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स फ्लूइड के रिलेटेड ये पेशेंट में दिखाई देते हैं। तीसरा प्रॉब्लम रहता है क्वालिटी ऑफ ब्लड, जैसे मैंने बात की डायबिटीज है तो डेफिनेटली यहाँ पे शक्कर ब्लड में ज्यादा बढ़ने के कारण ब्लड की क्वालिटी अगर खराब हो गई है तो हार्ट के ऊपर लोड आने वाला है, और हार्ट को तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। तो क्वालिटी ऑफ ब्लड ये प्रॉब्लम है लो ईएफ में, यहाँ पे ब्लड की क्वालिटी खराब हो जाती है, ब्लड उतना प्योर नहीं रहता है। और आखिर का
जो प्रॉब्लम है वो एक्सेसिव वर्कलोड ऑन हार्ट। लो पंपिंग के कारण जब हम काम ज्यादा कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम हार्ट के ऊपर एक्सेस वर्कलोड डाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वजन ज्यादा है, और वजन ज्यादा है तो एक्सेस वर्कलोड हार्ट पे डाल रहे हैं। मैं टेंशन में रहता हूँ, चिंता में रहता हूँ, मेरा हमेशा हार्ट रेट ज्यादा रहता है, तो डेफिनेटली वो हम एक्सेस हार्ट रेट, एक्सेस लोड हम हार्ट पे डाल रहे हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, और इनसे अगर ओवरकम करना है तो ये सॉल्यूशन होने चाहिए। वीक हार्ट मसल को मसल स्ट्रेंथनिंग से मैनेज किया जा सकता है। फ्लूइड ओवरलोड है, राइट, उसमें हमें फ्लूइड मैनेज करना होगा, राइट। फ्लूइड मैनेज करना होगा, जहां पे हम पेशेंट को बोलते हैं कि हमें सिर्फ 1.5 लीटर से कम, कुछ पेशेंट में 1200 ml, कुछ पेशेंट में 1 लीटर, कुछ पेशेंट में 800 ml, इतना ही दिन का पानी पीना होता है जब हमें पंपिंग कैपेसिटी बढ़ानी है उस सिचुएशन में। तो फ्लूइड मैनेजमेंट अहम पॉइंट है। ब्लड प्यूरिफिकेशन, ब्लड अगर हम प्यूरिफाई करते हैं तो हम खुद का इजेक्शन फ्रैक्शन इंप्रूव कर सकते हैं। और आखिर का पॉइंट है रिड्यूसिंग वर्कलोड ऑन हार्ट। तो हमें कितना चलना है, क्या एक्सरसाइज करने हैं, कौन सा योगा करना पड़ेगा, कौन सा प्राणायाम करना है, कितना हमें हार्ट को जोर दे के काम करना है, ये अगर हम मैनेज करते हैं और इसको इसको इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार से सॉल्यूशन के पीछे लग जाते हैं, तो आप भी आपकी पंपिंग कैपेसिटी विद इन 3 मंथ्स अच्छी तरीके से इंप्रूव कर सकते हो। ये हार्ट स्ट्रेंथनिंग करना है तो ये पहला हर्ब्स, जिसका नाम अर्जुन है, आप भी जानते होंगे। ये अर्जुन जैसी आयुर्वेदा की वनस्पति आपको हेल्प कर सकती है। सेकेंड हर्ब है दालचीनी, ये दालचीनी आपको हेल्प कर सकती है। थर्ड हर्ब्स है या वनस्पति है लहसुन, यानी गार्लिक, ये आपको हेल्प कर सकती है। हरिद्रा, हल्दी, ये आपको हेल्प कर सकती है। शतावरी, ये आपको हेल्प कर सकती है। तो ऐसे बहुत सारे आयुर्वेदा के हर्ब्स है जे जो आपके हार्ट के मसल जो वीक हुए हैं उन मसल को ताकत देने का काम करेंगे। तो ऐसे हर्ब्स का, आयुर्वेदिक मेडिसिन का जब हम इस्तेमाल करेंगे, अलग अलग तरीके से खाके इस्तेमाल होता है, पंचकर्मा के माध्यम से उस मेडिसिन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो डेफिनेटली हार्ट के मसल इंप्रूव हो सकते हैं, उनमें ताकत आ सकती है। वाटर मैनेजमेंट करना है तो सबसे पहले मैंने बात की थी, शरीर में जाने वाला पानी हमें कम करना होगा, और शरीर में जो पानी बैठा है, जो स्वेलिंग के रूप में, जो स्वेलिंग के फॉर्म में जो पानी अंदर अटक के बैठा है, उसको बाहर निकालना होगा। उसके लिए आयुर्वेदा में स्वेदन यानी स्टीम बाथ, जिससे पसीना पसीना होके शरीर से पानी निकलता है, ऐसे कुछ प्रोसीजर्स हमें करने होंगे जिसके जरिए हम शरीर से पानी कम कर सके और हार्ट के ऊपर का लोड कम कर पाए। जब हार्ट के ऊपर का लोड हम कुछ समय के लिए कम करेंगे तो डेफिनेटली जो अलग अलग आयुर्वेदा के हर्ब्स शरीर में जाके हृदय के मांसपेशी को मजबूत करते हुए आपकी पंपिंग कैपेसिटी डेफिनेटली इंप्रूव कर सकते हैं। और इसके लिए पिछले 17 साल से जो माधोबाग संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण पंचकर्म थेरेपी करता है, जिसमें पंचकर्म थेरेपी आती है, डाइट मैनेजमेंट है, योगा एक्सरसाइज मैनेजमेंट है, खुद का मॉनिटरिंग है, क्योंकि इस बीमारी से अगर लड़ना है तो हमें चारों साइड से उस पे अटैक करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सिर्फ मैं एक्सरसाइज करूं तो बाहर निकलने वाला नहीं हूं, सिर्फ मैं पंचकर्म करूं बाकी कुछ नहीं करूंगा तो प्रॉब्लम, दिक्कतें बढ़ते जाती है। तो हमें सभी एंगल से इस बीमारी के ऊपर काम करना है, जिसमें पंचकर्म है, डाइट है, एक्सरसाइज है और सेल्फ मॉनिटरिंग है। जैसे मैंने कहा, वजन जिसका बड़ा है उसको हम हफ्ते में 2 बार घर पे वजन चेक करने को बोलते हैं, ताकि स्वेलिंग बढ़ रही है या घट रही है। हम प्रिस्क्राइब करते हैं कितने कदम चलना है, पहले हफ्ते में कितना चलना है, दूसरे हफ्ते में कितना चलना है, तीसरे हफ्ते में कितना चलना है, उनको ये हम डिफाइन करते हैं, राइट। तो इस प्रकार से, इस पद्धति से अगर हम जाते हैं तो डेफिनेटली पंपिंग कैपेसिटी इंप्रूव होती है। क्या सच में पंचकर्म में ऐसी क्या चीज है जिसका फायदा हमें मिलता है? सबसे पहले है स्नेहन। स्नेहन यानी एक विशिष्ट डायरेक्शन से हम बॉडी पे मसाज करते हैं।
अभी हमने इस प्रॉब्लम में देखा पंपिंग कैपेसिटी कम हुई है तो ब्लड जो फ्लो हो रहा है ब्लड वेसल से उसका स्पीड भी कम हुआ है। तो मसाज में जो हम एक प्रकार का डायरेक्शन से जब मसाज करते हैं तो डेफिनेटली इस ब्लड फ्लो को चैनलाइज करने का पुश करने का काम ये मसाज थेरेपी करती है। उसके बाद होता है स्वेदन, राइट, जिसके बारे में हमने बात की। पूरे शरीर को जब बाफ देते हैं, मेडिकेटेड डिकॉक्शन की बाफ जब देते हैं तो शरीर से पसीना पसीना आके शरीर में जमा हुआ पानी निकल जाता है। पानी निकलने के कारण हृदय के ऊपर जो एक्स्ट्रा फ्लूइड का जो लोड आ रहा है वो कम होना शुरू हो जाता है। उसके बाद थर्ड प्रोसीजर है हृदय धारा। जैसे हम भगवान शंकर के पिंडी के ऊपर अभिषेक करते हैं वैसे ही हृदय जो है हमारा, उस हृदय के ऊपर औषधि काढ़े से अभिषेक किया जाता है, धार छोड़ी जाती है, जिससे यहाँ पे सर्कुलेशन इंप्रूव हो और सांस लगने की, पाल्पिटेशन, धड़धड़ होने की जो सिम्टम रहता है वो दूसरे दिन से ही कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। और लास्ट प्रोसेस है पंचकर्म की, वो है बस्ती यानी इनिमा। जैसे मैंने अलग अलग जो आयुर्वेद की वनस्पति बोली है उससे डिकॉक्शन ऑयल बना के रेक्टल रूट से हम इनिमा देते हैं जो अंदर इंटेस्टाइन में जाके उसका काम करता है और हृदय के मांसपेशी को मजबूत बनाने का काम करता है। तो ये थेरेपी इस प्रकार से आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकती है। तो इसका क्या प्रमाण है क्या? यस, डेफिनेटली प्रमाण है। माधवबाग जो कुछ काम करता है उससे 150 से ज्यादा रिसर्च नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में ऑलरेडी पब्लिश है। ये ब्रिटिश जर्नल है जिसमें हमारा रिसर्च पेपर ऑलरेडी पब्लिश है, ऑनलाइन है, गूगल करके आप पढ़ सकते हो। ये बताता है कि संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण से हार्ट फेल्यूर मतलब जिनका पंपिंग कैपेसिटी कम हुआ है ऐसे पेशेंट में आप हम आयुर्वेदा की मदद से 7% तक इजेक्शन फ्रैक्शन को इंप्रूव किया जा सकता है। अगर आपका 30 है तो 30 से 37 तक पहुंच सकते हैं, 40 है तो 47 तक पहुंच सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज 7% से हम डेफिनेटली इजेक्शन फ्रैक्शन इंप्रूव कर सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स मैं आपके सामने रख रहा हूं जहां पे आप देख सकते हो इस पेशेंट का 45% है। हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये फाइंडिंग्स के नीचे फोर्थ लाइन में LVEF अगर आप जूम करके भी देख सकते हो वो है 45%। और ये है फेब 22 की बात है। और यहाँ पे जो है अगस्त में हमने नेक्स्ट उनका रिपोर्ट किया था तो वो है, आप देख सकते हो LVEF फर्स्ट लाइन में 60%। तो जर्नी फ्रॉम 45 टू 60%। जो हमने देखा था रिस्क, हॉस्पिटलाइजेशन या इमरजेंसीज की रिस्क 45 अगर इस पेशेंट का रहता तो कितनी ज्यादा थी, अभी 60 होने के बाद कितना तंदुरुस्त उनका हार्ट हो चुका है। और ये कंप्लीटली जो मैंने अभी बातें कही आयुर्वेदा लाइफस्टाइल की मदद से आप भी आपके हृदय को मजबूत कर सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें 35%, चलो 45 तो बॉर्डर लाइन पे था, 35% की केस है वो भी 60% तक पहुंची है। कुछ केसेस मैंने यहाँ पे आपके सामने रखे हैं, ऐसे हजारों पेशेंट है जिनका पंपिंग कैपेसिटी, जिन्होंने ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से खुद का हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी बढ़ा के लिया है। तो 35 टू 60% ये एक पेशेंट की जर्नी है जहां पे आप देख सकते हो ये फाइंडिंग्स में फोर्थ लाइन में LVEF 35 और यहाँ पे भी आप देख सकते हो लास्ट लाइन देखना है साइन के ऊपर वाली LVEF 60%। अभी एक और एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं 20% EF। 20% से अगर कम होता है तो बहुत बार, और प्रॉब्लम बहुत हो रहे तो बहुत बार ऐसे केसेस में कार्डियोलॉजिस्ट या फिर वेस्टर्न मेडिसिन के एक्सपर्ट्स हार्ट ट्रांसप्लांट करने की भी सलाह देते हैं। तो ये बहुत क्रिटिकल फेज होती है। ऐसे समय में 5% से भी EF बढ़ना बहुत बड़ा मिरेकल हो सकता है। ऐसे समय में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, राइट, जहां पे इजेक्शन फ्रैक्शन 20% से 25%, 30%, और ये केस है जिसमें 20% से ये इजेक्शन फ्रैक्शन 42% हुआ है, राइट। इसका मतलब क्या है? प्रॉब्लम को अगर हम सही तरीके से अंडरस्टैंड करके उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने का अगर रोड मैप बनाते हैं तो डेफिनेटली हम
किसी भी बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम होना ये बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम है, और इस क्रिटिकल प्रॉब्लम से आयुर्वेदा की मदद से हम डेफिनेटली बाहर निकल सकते हैं और अच्छी सेहतमंद लाइफ हम जी सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स है, जैसे एंटीप्रोबीएनपी की भी जांच होती है, जो 400 से जितना ऊपर उतना प्रॉब्लम। तो एक पेशेंट है जिसका 1760 था, वो अभी 459 हुआ है। तो एंटीप्रोबीएनपी अगर भी इंप्रूव हुआ, कुछ ऐसे केसेस भी है जहां पे इजेक्शन फ्रैक्शन वैसे के वैसा रहता है, 30 का 30 ही रहता है, लेकिन ये एंटीप्रोबीएनपी अच्छे से इंप्रूव होता है। तो ऐसे भी केसेस है। तो डेफिनेटली इस प्रकार से ये केसेस आपके सामने रखने के पीछे का रीजन यही था कि आयुर्वेदा की मदद से आप भी आपके हृदय का पंपिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। इसके बाद का कॉल टू एक्शन क्या होना चाहिए? कॉल टू एक्शन इस प्रकार से है, आपको अगर जानना है, आपको मालूम नहीं है आपके हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी एग्जैक्टली क्या है, तो दो प्रकार की टेस्ट है। एक तो स्ट्रेस टेस्ट, जिससे आप एक ट्रेडमिल मशीन पे चलते हो और ट्रेडमिल मशीन पे चलते वक्त आपको सांस फूल रही है क्या, बीपी कितना है, हार्ट रेट कितना है, इस प्रकार से जांच की जाती है। या फिर आप डायरेक्टली टूडी को भी कर सकते हैं, राइट, जिससे आपके हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी आपको पता चलेगा। राइट, जिनको मालूम है कि यस पंपिंग कैपेसिटी कम है, उन्होंने समय गंवाना नहीं है। इमीडिएटली आपने देखा है किस प्रकार से आयुर्वेदा आपको हेल्प कर सकता है। इमीडिएटली माधवबाग के एक्सपर्ट डॉक्टर को, डॉक्टर की सलाह लीजिए, उनसे जाके बात कीजिए किस प्रकार से कितने दिनों में क्या मेहनत करके आप आपके पंपिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। मेरा जो कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। कुछ सवाल है तो डेफिनेटली आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, और उसको हम आगे लेके जाएंगे। यस, ओवर टू ऐश्वर्या मैडम। यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से हमें गाइड किया, हमारे पेशेंट्स को भी एग्जैक्टली पंपिंग पावर क्या होता है हार्ट का, और अगर ये कम हो जाए तो इसे हम इंक्रीज भी कैसे कर सकते हैं, और ये कम हो जाए तो कौन से लक्षण दिखाई देते हैं हम लोग को। ओके, तो आप में से भी किसी का भी पंपिंग पावर अगर कम है तो डरने की जरूरत नहीं है, ये इंक्रीज किया जा सकता है, जिसका प्रमाण भी अभी प्रवीण सर ने हमें बताया, बहुत सारी रिपोर्ट्स भी उन्होंने दिखाया कि सच में ये पंपिंग पावर इंक्रीज होता है। तो अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप आज ही आपके नजदीकी माधवबाग क्लिनिक में जा सकते हो, और आपको वहां जाके हमारे डॉक्टर प्रॉपर गाइड करेंगे कि एग्जैक्टली आप क्या ट्रीटमेंट होगा आपका, और कितने दिनों में आपका पंपिंग पावर ये इंक्रीज हो सकता है। ओके, तो अभी हम पेशेंट्स के डाउट लेते हैं सर, और अभी आपको इस सेशन में अगर कुछ भी डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके सर, दीपक जी ने क्वेश्चन पूछा है, जो आपने एंटी प्रोबीएनपी टेस्ट के बारे में बोला, तो एग्जैक्टली ये टेस्ट क्या होती है, क्या ये ब्लड टेस्ट होती है क्या? यस, ये ब्लड टेस्ट ही है। जैसे मैंने कहा था कि जब पंपिंग कैपेसिटी कम होती है तो हार्ट के इस लेफ्ट चेम्बर में प्रेशर बढ़ता है, और ये बढ़ा हुआ प्रेशर ये लेफ्ट चेम्बर के वॉल को और ज्यादा प्रेशराइज जब करना शुरू करता है, तो एक प्रकार का पेप्टाइड खून में निकलना शुरू हो जाता है, एक प्रकार का केमिकल खून में निकलना शुरू हो जाता है, जिसको कहा जाता है एंटी प्रोबीएनपी। तो हम खून की जांच करके वो अगर सिक्रीशंस ज्यादा है तो एंटी प्रोबीएनपी बढ़ा हुआ मिलेगा, और सिक्रीशंस नॉर्मल है तो एंटी प्रोबीएनपी नॉर्मल पे मिलेगा। अगर आप इस प्रकार से एंटी प्रोबीएनपी करते हो और उसकी वैल्यू 400 से कम आती है, तो कुछ डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके हृदय के लेफ्ट वेंट्रिकल में कुछ भी प्रेशर नहीं है, हार्ट फेल्योर जैसी कुछ भी सिचुएशन नहीं है। अगर आप एंटी प्रो बीएनपी करते हो 400 से 1000, इट्स ओके। 1000 से ऊपर दिखाई देने लगता है तो डेफिनेटली ये कम करने के लिए आपको प्रयास करने की आवश्यकता है। ओके सर, दीपक जी ने अगला क्वेश्चन पूछा है कि उनका ईएफ जो है, उनका पंपिंग पावर 20 है लास्ट 3 ईयर से, तो उसके रिलेटेड ही उन्हें क्वेश्चंस पूछने थे। राइट, 20 है लास्ट 3 ईयर से, और 3 ईयर्स में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो डेफिनेटली आपके बॉडी ने उस 20% ईएफ से एडजस्टमेंट की है। अभी यहाँ पे ईएफ फिक्स रहने के पीछे कुछ कारण होते हैं, जैसे मैंने कहा हार्ट अटैक की सिचुएशन में
अगर हार्ट के मसल्स परमानेंटली डेड हुए हैं तो दुनिया में ऐसे कोई इलाज नहीं है जो डेड टिश्यू को वापस जिंदा करे, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में इजेक्शन फ्रैक्शन फिक्स ही रहता है, लेकिन एंटीप्रोबीएनपी ये इनका नॉर्मल रहेगा, जिसके कारण ये 3 साल से बहुत अच्छा और नॉन सिम्टम लाइफ जी रहे हैं। तो इन्होंने एंटीप्रोबीएनपी करके देखना चाहिए। अगर वो ज्यादा बढ़ा हुआ है तो कम करने के लिए कुछ प्रयास करने की आवश्यकता है। अगर वो नॉर्मल एंटीप्रोबीएनपी है और इजेक्शन फ्रैक्शन 20 है तो डरने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। कुछ टिप्स और ट्रिक्स है, जैसे पानी को प्रमाण में रखना है, एक्सरसाइज करते वक्त लिमिटेड एक्सरसाइज, ज्यादा स्ट्रेसफुल या स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं करने हैं, इतना भी वो फॉलो करते तो डेफिनेटली वो आगे आने वाले समय में अच्छी जिंदगी जी सकते। सर आपका पंपिंग पावर आप बढ़ा भी सकते हो। आप आपके नजदीकी माधवबाग क्लिनिक में जरूर जाइए, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा कि एग्जैक्टली आपका पंपिंग पावर कैसे बढ़ सकता है, और एंटी प्रोबीएनपी के बारे में भी आपको हमारे डॉक्टर बता देंगे। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन कोकिला जी ने पूछा है कि प्लीज सजेस्ट कीजिए कुछ योगा आसन या फिर प्राणायाम टू इम्प्रूव हमारा ईएफ। यस, योगासन और प्राणायाम में जैसे मैंने कहा, जिनकी पंपिंग कैपेसिटी एक्चुअली कम है उन्होंने पेट में और चेस्ट में ज्यादा प्रेशर हो इस प्रकार से एक्टिविटी नहीं करनी होती है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ जिनकी पंपिंग कैपेसिटी एकदम कम है, 15% है, 20% है, उनके लिए है। तो योगा और प्राणायाम में सारे प्रकार की चीजें कर सकते हैं। भस्त्रिका, जिस जहां पे पंपिंग करते हैं, हम चेस्ट में पंप करते हैं, ऐसी एक्टिविटी आप पहले से कर रहे हो तो डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन नए से कहाँ पे जाके सीख रहे हो और जिसमें चेस्ट में या फिर पेट में प्रेशर बढ़ाने वाली कुछ एक्टिविटी आप कर रहे हो, तो वैसे आसन और वैसे प्राणायाम आपको नहीं करने हैं। बाकी सारी चीजें आप कर सकते हो, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये सारे प्राणायाम आप अच्छे से कर सकते हो, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। सर कोकिला जी, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन नितिन जी ने पूछा है कि एग्जैक्टली कितने पंचकर्म लगते हैं अपना पंपिंग पावर हार्ट का इम्प्रूव करने के लिए। आपका पंपिंग कैपेसिटी इंप्रूव करना है, अगर जैसे हमने 3 ग्रेड बताए थे, 45 के ऊपर है और 60 से 45 के बीच में अगर है तो 7 पंचकर्म से काम होता है, राइट। 1 मंथ की थेरेपी है जिससे आप ये पंपिंग कैपेसिटी डेफिनेटली इंप्रूव कर सकते हो। 45 to 30 के बीच में अगर है तो 14 पंचकर्म की बेसिकली आवश्यकता रहती है, और 30 से अगर कम है तो 21 पंचकर्म तक भी ट्रीटमेंट्स लग सकती है। तो तकलीफ कितनी है, इजेक्शन फ्रैक्शन क्या है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम होने के पीछे के रीजंस क्या है, और एंटीप्रोपी बीएनपी जैसे टेस्ट क्या कहते हैं, ये सारी चीजों का जब हमारे डॉक्टर्स रिव्यू लेते हैं तब एग्जैक्टली हम पंचकर्म के नंबर्स उस पेशेंट के डेफिनेटली बता सकते हैं। तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि इतने ही पंचकर्म लगेंगे, आपका ईएफ जितना है उस पे वो पंचकर्म के आपके सेशंस डिपेंड करते हैं। यस। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अगर पंपिंग हमारा कम है तो हमें एग्जैक्टली कैसा डाइट फॉलो करना चाहिए। पंपिंग कम है तो जैसे मैंने कहा कि पानी, डाइट में डाइट बोला जाए तो सिर्फ हम खाने के बारे में ध्यान देते हैं, जो हम पानी पीते हैं या वाटर इनटेक करते हैं उसके बारे में बहुत कम बार सोचते हैं। मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनके पैरों पे बहुत ज्यादा सूजन है लेकिन पानी कम पीना है, इसके बारे में ना किसी डॉक्टर ने उनको बोला है, ना किसी ने इसके बारे में उनसे कहा है। तो सबसे पहले वाटर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा, कुछ पेशेंट को 1.5 लीटर, कुछ पेशेंट को 1200 ml, कुछ पेशेंट को 1 लीटर और कुछ पेशेंट को 800 ml। जिनका 15% 20% पंपिंग है उन्होंने 800 ml से लेके 1 लीटर तक ही पानी पीना चाहिए। बहुत बार हम ये पानी मेडिकेटेड भी बनाते हैं, जैसे कुछ अर्जुन है या फिर कुछ अलग अलग हर्ब्स हम ऐड करके मेडिकेटेड पानी जब हम पीते हैं तो डेफिनेटली वो पानी अंदर जाके जो शरीर की जो सिस्टम प्रॉब्लम में गई है उसको रिकवरी करने का काम करता है। रेस्ट, जो डाइट आपको लेना है जिससे वजन ना बढ़े, इस प्रकार का डाइट होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, इस प्रकार का डाइट होना चाहिए। और
कॉन्स्टिपेशन ना हो, इस प्रकार का डाइट होना चाहिए। ये तीन चीजों का ख्याल रखते हुए अगर आप खाना खाते हो तो डेफिनेटली कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ पानी के ऊपर फोकस करना है। थैंक यू सो मच सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन दीपक जी ने पूछा है, जिन्होंने जिनका 20 EF है। उन्होंने पूछा है कि उन्हें AICD इम्प्लांट किया है, तो क्या वो स्वेदन का पंचकर्म कर सकते हैं? मतलब जो हमारे पंचकर्म प्रोसीजर में स्वेदन होता है, तो वो उन्हें चलेगा क्या? यस, डेफिनेटली चलेगा। यहाँ पे अगर वो गर्म पानी से नहाते हैं हर दिन तो डेफिनेटली, और उनके उस इम्प्लांट को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली वो स्टीम बाथ ले सकते हैं। यहाँ पे स्टीम डायरेक्टली कभी भी दी नहीं जाती है। स्टीम को आप जहाँ पे स्टीम ले रहे हो वहां पे ऑक्यूमुलेट किया जाता है, और पसीना आने के बाद हम इमीडिएटली स्टीम बंद करते हैं। तो जैसे हम गर्म पानी से नहाने के बाद जब बाहर आते हैं तो थोड़ा सा हमें गर्मी या पसीना पसीना लगता है, वही प्रकार का चीज है। तो इसमें कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, आपको इसका फायदा ही होगा, कुछ भी डरने की भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, हमारे माधव जी ने पूछा है कि एग्जैक्टली जो आपने स्ट्रेस टेस्ट बोला था, तो स्ट्रेस टेस्ट का कॉस्ट कितना है? स्ट्रेस टेस्ट जिसके बारे में मैंने बात की थी, ये स्ट्रेस टेस्ट हार्ट की पंपिंग कितनी है, सही तरीके से है क्या, खुद के हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी कितना अच्छा है, ये देखने की बहुत अच्छी और कम खर्चे में होने वाली टेस्ट है। ये स्ट्रेस टेस्ट की जांच अगर करवाने जाए तो 1,500 से लेके 2,000 2,500, जो जो हॉस्पिटल जिस रैंक का है उस हिसाब से ये कॉस्ट चेंज हो जाती है। फिलहाल माधोबाग में हृदय संगीनी नाम का एक कैंपेन चल रहा है, एक मोमेंट चल रहा है, उसके तहत आप 599 में खुद की स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हैं। और किसी एक की फैमिली मेंबर की और स्ट्रेस टेस्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली 899 में 2 स्ट्रेस टेस्ट आप आपके फैमिली मेंबर्स के कर सकते हो। तो जिन जिन को कुछ भी तकलीफ फिलहाल लग नहीं रही है, लेकिन ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, वजन ज्यादा है, उन्होंने साल में एक बार तो ये स्ट्रेस टेस्ट करके खुद का हार्ट कितना मजबूत है ये देखने की आवश्यकता होती है। यस। थैंक यू सर। जैसे कि आपने बोला कि 599 में अगर आपको स्ट्रेस टेस्ट करनी है, तो अभी माधव बाग में जो हृदय संगीनी करके कैंपेन चल रहा है, इसके अंडर आप 599 में कर सकते हो। अगर दो लोगों का एक साथ करना है तो 899 में भी आपका स्ट्रेस टेस्ट हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, हमारी पेशेंट ने पूछा है, जब वो सोने जाती है तो उन्हें बहुत ज्यादा हेवी उनका हार्ट का साउंड सुनाई देता है, और वो लेफ्ट साइड पे सोती है। यस। तो अगर सोने के बाद हार्ट का साउंड आपको लग रहा है, महसूस हो रहा है, फील हो रहा है, सुमन गाला जी पूछ रहे, राइट? तो यस बहुत यस। बार ये एनीमिया, अगर हीमोग्लोबिन कम है तो भी कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। तो एक बार उन्होंने वो चेक करना चाहिए कि उनका एचबी हीमोग्लोबिन का परसेंट कितना है। उसके साथ साथ उन्होंने अगर टूडी को और बाकी की हार्ट के जांचें कर ली तो हार्ट के पंपिंग के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, ये हमें रूल आउट करने की आवश्यकता होती है। बहुत बार हम हार्ट और ऐसे बड़े बड़े प्रॉब्लम को सोचते हैं, और कभी कभी सिर्फ हीमोग्लोबिन कम है और उसके लिए ये सारी तकलीफें हो रही है, ऐसे भी दिखाई देता है। तो बेसिक से लेके स्टेप बाय स्टेप एडवांस तक हमें जांचें करने की आवश्यकता होती है। तो वो नजदीक के माधोबाग के डॉक्टर को अगर जाके मिले तो डेफिनेटली वो डॉक्टर उनको गाइड कर सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो प्रॉब्लम है इससे बाहर निकाला जा सकता है। अगर वो हार्ट का प्रॉब्लम निकला तो डेफिनेटली जैसे मैंने बताया वो ट्रीटमेंट तो है ही, और अगर हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है तो और आसान हो गया हमें ट्रीट करने के लिए। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, कोकिला जी ने पूछा है कि उनका, अगर मतलब आपका पंपिंग पावर 25 to 30 है, तो वाटर इनटेक कितना होना चाहिए आपका? 25 to 30 है तो 1,200 ml, 1 लीटर तो 1,200 ml तक पानी उनको पीना है। और बाकी का जो वाटर इंटेक होता है, जैसे हम खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं तो उसमें आटे में पानी डालते हैं, राइस बनाते तो सब्जी बनाते, तो हर एक इसमें वो वाटर इंटेक जाता ही रहता है। तो उन्होंने 1 लीटर से 1,200 ml तक ही पानी पीना है। और इतना पानी पीने के बाद, जैसे मैंने वो एक आपको टेस्ट बोली थी,
पैर पे सूजन कितनी है ये चेक करते रहना है उनको बीच बीच में। अगर वहां पे स्वेलिंग दिखती है तो पानी की मात्रा धीरे धीरे उनको रिड्यूस करनी होगी। तो यहाँ पे इस हिसाब से वो उनका वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ सीजन के हिसाब से भी हमें चलना होता है। जैसे अभी विंटर चल रहा है तो डेफिनेटली पानी कम ही लगता है हमें, उस समय हमें कम पानी पीना है। जैसे हम समर में जाएंगे तो स्वेटिंग होगा, एक्सेसिव वाटर लॉस बॉडी से होने वाला है, तो वहां पे थोड़ा पानी हम बढ़ा भी सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक्सपर्ट का ओपिनियन लेते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। यस, यहाँ पे उनका हीमोग्लोबिन 14 है, तो एनीमिया जैसा कुछ नहीं लग रहा है। तो आप हार्ट का आवाज आता है लेफ्ट साइड में, आप सोते हो तो लेफ्ट साइड में सो के आवाज आएगा, ऐसा कुछ मैंने तो अभी तक पेशेंट नहीं देखा है। तो यहाँ पे आप एक बार जाइए, आपकी जांच करके डॉक्टर आपको डेफिनेटली गाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। और भी किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सर एक लास्ट क्वेश्चन है सपना जी का कि उनकी सांस बहुत ज्यादा फूलती है, मतलब उन्हें ब्रीथलेसनेस का प्रॉब्लम है, तो एग्जैक्टली मतलब क्या रीजन हो सकता है और क्या एडवाइस करोगे आप इस पे? यस, सांस फूलने का प्रॉब्लम है तो मेजॉरिटी दो ऑर्गन या दो चीजें सामने आती है। एक तो डायरेक्टली हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर दूसरा लंग्स रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे अस्थमा का पेशेंट कोई है या फिर लंग्स के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली ऐसे पेशेंट में भी सांस फूलने की तकलीफ दिखाई देती है। और इसके साथ साथ हार्ट पेशेंट में भी ये तकलीफ दिखाई देती है। तो डेफिनेटली आपको सिर्फ ये सिम्टम से हम सीधा आपको हार्ट का ही प्रॉब्लम है ये कंक्लूजन पे नहीं आ सकते। यहाँ पे आप नजदीक के डॉक्टर के पास जाइए, वहां पे जांचें की जाएगी, आपकी चेस्ट ऑस्कल्ट की जाएगी, आपकी सारी हिस्ट्री देखी जाएगी, और उसके बाद हम ये नतीजे पे आ सकते हैं ये सांस फूलने की प्रॉब्लम किससे है। अगर लंग्स से है तो डेफिनेटली लंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कुछ एक्सरसाइज है, कुछ मेडिसिन है, कुछ पंचकर्म की टेक्निक्स है जिससे बढ़ाई जा सकती है। अगर ये हार्ट की कमजोरी के कारण सांस फूलने में प्रॉब्लम है तो जैसे आप पंचकर्म शुरू करोगे नेक्स्ट डे से ये सांस फूलने का प्रॉब्लम आपका खत्म होना शुरू हो जाएगा, और इस प्रॉब्लम से आप कुछ ही दिनों में कंप्लीटली बाहर आ जाओगे। यस, थैंक यू सर। प्राणायाम कोकिला जी, प्राणायाम में ब्रीथ होल्ड आप कर सकते हैं, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ब्रीथ होल्ड ये खुद का अंदर का प्रेशर महसूस करके करना है। अगर आप प्राणायाम बहुत सालों से कर रहे हो तो आपकी बॉडी ब्रीथ होल्ड को एडजस्ट ऑलरेडी हो चुकी है, तो उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। आप अगर नए नए प्राणायाम कर रहे हो, ब्रीथ होल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी सावधानी रखते हुए ब्रीथ होल्ड करके आगे बढ़ना है। यस। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके सर, मतलब सबका ये कॉमन क्वेश्चन है कि एग्जैक्टली ट्रीटमेंट का कॉस्ट कितना है, मतलब सारे पंचकर्मा प्रोसीजर्स वगैरह जो होता है, तो पैकेज कॉस्ट कितना हो सकता है? सर आप म्यूट पे। जैसे मैंने कहा कि पेशेंट की सीवेरिटी के हिसाब से जितने पंचकर्म होने वाले हैं उसके हिसाब से ट्रीटमेंट का खर्चा आता है। फॉर दिस लो पंपिंग कैपेसिटी ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है 26-30,000 से 60-70,000 के रेंज में ट्रीटमेंट का खर्चा है। जितना पंपिंग कैपेसिटी कम, उतना एफर्ट्स ज्यादा, उतने पंचकर्म ज्यादा, उतनी मेहनत ज्यादा। तो डेफिनेटली ये खर्चा जो है वो लास्ट 60-70,000 तक आता है। ओके। ओके, थैंक यू सो मच सर वंस अगेन कि आपने हमें इतने अच्छे से इन्फॉर्म किया, गाइड किया कि एग्जैक्टली पंपिंग पावर हम कैसे बढ़ा सकते हैं विदाउट एनी सर्जरी, और आयुर्वेदा से कैसे हम पंचकर्म हेल्प करता है हमारी पंपिंग पावर इंक्रीज करने में, और उसके साथ ही अगर हम हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें तो और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं।
थैंक यू सो मच वंस अगेन। और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो। और अगर आपको मतलब कोई भी प्रॉब्लम है या फिर डायबिटीज से रिलेटेड, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, तो आप हमारी नजदीकी माधव बाग की क्लिनिक में विजिट कर सकते हो। आपको हमारे डॉक्टर प्रॉपर गाइड करेंगे कि आपका ट्रीटमेंट कैसे होगा और आपकी जो प्रॉब्लम हो कैसे पूरी तरह यहाँ पे ट्रीट की जाएगी। और हमारे मतलब क्लिनिक का जो लिंक है मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी, तो उस लिंक पे आप आपका लोकेशन डालिए, तो आपको नजदीकी क्लिनिक का एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। और जिनको भी कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर उनका ईएफ वगैरह कम है या फिर कुछ डायबिटीज से रिलेटेड इशू है या फिर हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड इशू है, तो आप ग्रुप में आपके रिपोर्ट्स भी डाल सकते हो, तो आपको डॉक्टर प्रवीण सर जरूर गाइड करेंगे और आपका ट्रीटमेंट के लिए भी आगे हेल्प हो सकती है। थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। जाते जाते मैं आपको एक पूछना चाहूंगी प्रवीण सर कि आप हमारे पेशेंट्स को जाते ही जाते क्या टिप्स देना चाहोगे कि वो उनकी लाइफ हेल्दी तरह से जी सके। बहुत बार हमें चीजों का अंडरस्टैंडिंग उतना ज्यादा नहीं होता है, और हम उस चीज का नॉलेज न होने के कारण बहुत बार हम मिसगाइड हो जाते हैं, गलत डिसीजंस ले लेते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम से कभी भी आप जूझ रहे हो तो उसकी जड़ तक जाने की कोशिश कीजिए। ये प्रॉब्लम क्यों है, ये इसका सॉल्यूशन किन किन वे से आ सकता है, ये ढूंढने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको सही रास्ता मिले और कम से कम एफर्ट्स में आप अच्छा हेल्थ पा सके। थैंक यू सो मच। आप सभी का भी शुक्रिया कि आप आपका समय निकाल के इस वेबिनार से जुड़े और हमें इतनी देर तक सुना। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और आपको अगर कुछ भी डाउट है तो आप डायरेक्टली ग्रुप में पूछ सकते हो, डॉक्टर प्रवीण सर आपको वहां भी गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।